राम प्रसाद जी की हालत भी शांताराम जी जैसी ही थी। उनकी पत्नी के देहांत के बाद उनके दोनों बेटों नितिन और मुकेश ने उन्हें घर की एक पुरानी कोठरी में डाल दिया। राम प्रसाद जी के पास गांव में बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली और 20 एकड़ उपजाऊ जमीन थी, जिस पर उनके बेटों की गिद्ध जैसी नजरें टिकी थी। एक दिन नितिन ने मुकेश से कहा, भाई, बाबूजी अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं लगते, क्यों ना हम धोखे से उनके अंगूठे का निशान वसीयत पर ले लें, वरना अगर इन्होंने सब कुछ मंदिर या ट्रस्ट को दान कर दिया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। मुकेश को यह बात जच गई। दोनों ने मिलकर अपने पिता की झूठी सेवा शुरू कर दी। जो बेटे कल तक उन्हें सूखी रोटी और पानी के लिए तरसाते थे, आज वे उनके लिए फल और मेवा लेकर आने लगे। उनकी बहुएं सीमा और आरती, जो कभी राम प्रसाद जी की परछाई से भी नफरत करती थी, अब उनके पैर दबाने की होड़ में लग गईं। राम प्रसाद जी की एक बेटी थी, मंजू, जिसे बेटों ने यह कहकर घर आने से मना कर दिया कि पिताजी ठीक हैं। लेकिन जब मंजू को गांव के किसी व्यक्ति से पता चला कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है, तो वह अपने छोटे बच्चों के साथ दौड़ी चली आई। मंजू के आते ही बहुओं ने मुंह सिकोड़ लिया। सीमा बोली, लो हिस्सा बंटवाने एक और आ गई। लेकिन मंजू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पिता की गंदगी साफ की, उन्हें अपने हाथों से नहलाया और दलिया बनाकर खिलाया। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे। वे समझ रहे थे कि कौन संपत्ति के लिए लड़ रहा है और कौन उनके लिए। एक रात जब सब सो रहे थे, नितिन और मुकेश वसीयत के कागज लेकर राम प्रसाद जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, बाबूजी, आप बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए ताकि आपके बाद हम भाइयों में कोई झगड़ा ना हो। राम प्रसाद जी चुपचाप उठे। उन्होंने कागज हाथ में लिए और सबके सामने उन्हें फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। दोनों बेटे सन्न रह गए। राम प्रसाद जी ने कड़क आवाज में कहा, तुम लोगों को लगा कि तुम्हारी झूठी सेवा मुझे दिखाई नहीं दे रही? शांताराम जी की तरह मैंने भी तुम्हारी बातें सुन ली थी जब तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। अगले ही दिन उन्होंने सरपंच और वकील को बुलाया। उन्होंने घोषणा की हवेली और आधी जमीन गांव के सरकारी अस्पताल और स्कूल के नाम कर दी गई। बाकी की जमीन और बैंक बैलेंस बेटी मंजू के नाम कर दिया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा की थी। बेटों के लिए केवल वही पुरानी कोठरी छोड़ी जिसमें उन्होंने अपने पिता को रखा था। बेटे और बहुएं हाथ मलते रह गए। उन्हें उनकी बदतमीजी का पत्थर जैसा जवाब मिल चुका था। राम प्रसाद जी अब अपनी बेटी के साथ शहर नहीं बल्कि अपनी हवेली के एक हिस्से में गर्व से रहने लगे। शांताराम जी की कहानी यहाँ ख़त्म हुई थी। वहीं से आगे का भाग आप उनके ईंट का जवाब पत्थर से देने के असली मास्टर प्लान को उजागर करता है। शांताराम जी ने आलोक के दिए हुए 1000 रुपये अपनी जेब में रखे और बिना पीछे मुड़े बस स्टैंड की ओर चल दिए। उनके मन में कड़वाहट नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्तों की फसल अगर कड़वी हो जाए तो उसे काट कर जला देना ही बेहतर है। उधर शहर में आलोक के घर पर प्रीति अपनी भाभी कामिनी की सेवा से हैरान थी। उसे लग रहा था कि शायद परिवार सुधर गया है। तभी एक दोपहर जब कामिनी और रेखा फ़ोन पर बात कर रही थी,
प्रीति ने छिपकर उनकी बातें सुन ली। कामिनी कह रही थी, रेखा तू फिक्र मत कर, प्रीति को मैंने यहाँ इसलिए फंसा रखा है ताकि वो गांव ना जा सकें। बाबूजी की हालत खराब है, अगर वो वहाँ पहुँच गई तो बाबूजी भावुक होकर सब उसके नाम न कर दें। एक बार बुढ़ा निपट जाए फिर हम अलमारी का ताला तोड़ देंगे। यह सुनकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह भाईचारे का प्यार समझ रही थी वह दरअसल एक सुनियोजित साजिश थी। उसने तुरंत अपना सामान बांधा और बिना किसी को बताए गांव की बस पकड़ ली। 2 दिन बाद शांताराम जी के घर के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वकील साहब और सरपंच जी भी उतरे। उनके पीछे पीछे गांव के कुछ लोग भी थे। शांताराम जी अब बिस्तर पर नहीं थे बल्कि बरामदे में कुर्सी डाले बैठे थे। खीर ने और उनके आत्मसम्मान ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। तभी बदहास होकर आलोक और अशोक अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद बाबूजी का बुलावा आ गया है। कामिनी ने आते ही रोने का नाटक शुरू कर दिया। बाबूजी आप हमें छोड़कर चले गए। शांताराम जी मुस्कुराए और बोले, अभी तो मैं यही हूँ बहू, तुम लोगों के 13वीं के लड्डू खाने के लिए। सबके सामने वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं शांताराम अपनी पूरे होशो हवास में यह घोषणा करता हूँ कि मेरी 20 एकड़ जमीन और शहर वाला मकान मैं गौशाला और अनाथ आश्रम को दान करता हूँ। मेरे दोनों बेटों को वसीयत में मेरी वह पुरानी फटी हुई चटाई और खाली लोटा दिया जाए जिस पर बैठकर उन्होंने मेरे मरने की योजना बनाई थी। आलोक चिल्लाया, यह नहीं हो सकता, आप अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। शांताराम जी ने पत्थर जैसे स्वर में कहा, संतान तो वो होती है जो बाप की सांसें गिने नहीं बल्कि उसकी सांसें बचाने की दुआ करे। तुम लोग तो मेरी खीर में मेरी मौत ढूंढ रहे थे। तभी प्रीति वहां पहुंची। वह रोते हुए अपने पिता के गले लग गई। शांताराम जी ने उसकी पीठ थपथपाई और वकील से कहा, लिखिए, मेरे घर के लॉकर में रखे मेरे पत्नी के सारे जेवर और मेरी नकदी की एकमात्र वसीयत मेरी बेटी प्रीति होगी, क्योंकि उसके बिना बताए, बिना स्वार्थ के सिर्फ सेवा के लिए यहाँ आने का फैसला किया। बहुओं और बेटों के पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस संपत्ति के लालच में उन्होंने नाटक किया था वह उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गई। सरपंच जी ने कड़क आवाज में कहा, चलो अब यहाँ से। जो बाप के जीते जी उसके नहीं हुए वो इस जमीन के भी नहीं हो सकते। आलोक और अशोक अपना सिर झुकाए गांव की धूल फांकते हुए वापस लौट गए। शांताराम जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घर के अंदर चले गए। आज उन्हें एहसास हुआ कि अपनों को सबक सिखाना भी कभी कभी प्यार का ही एक कड़वा रूप होता है। शांताराम जी के घर के बाहर सन्नाटा पसर गया था। आलोक, अशोक और उनकी पत्नियां अपमान का घूंट पीकर वहां से जा चुके थे। जब सब चले गए तो प्रीति ने रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे यह धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती थी। भैया लोगों ने जो किया उसका मुझे बहुत दुख है। शांताराम जी ने मुस्कुराते हुए अपनी अलमारी से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। उन्होंने प्रीति के हाथ में उसे रखते हुए कहा, बेटी, वसीयत में जो लिखा था वह तो सिर्फ उन लालचियों को सबक सिखाने के लिए एक पत्थर था, असली हीरा तो यह है। प्रीति ने डिब्बी खोली तो उसमें उसकी माँ की एक चिट्ठी और एक चाबी थी। चिट्ठी में लिखा था,
शांताराम, मुझे पता है कि हमारे बेटे शहर जाकर बदल सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत और तुम्हारे दिए हुए गहनों का एक हिस्सा शहर के एक बैंक लॉकर में प्रीति के नाम से जमा कर दिया था। यह चाबी उसी लॉकर की है। शांताराम जी ने बताया, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी, बेटों को तो विरासत मिल जाएगी, लेकिन मेरी बेटी का हक कोई न छीने, इसलिए हमने यह गुप्त रखा था। आज वह सब तुम्हारा है। इधर शहर पहुंचते ही आलोक और अशोक के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कामिनी और रेखा एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगी। तुम्हारी वजह से आज हम खाली हाथ हैं। अगर तुम खीर वाला नाटक न करती तो शायद कुछ मिल जाता। उनकी हालत ऐसी हो गई कि जिस प्राइवेट नौकरी का बहाना बनाकर वे गांव से भागे थे, मंदी के कारण दोनों भाइयों की नौकरी सच में खतरे में पड़ गई। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस पिता को उन्होंने बोझ समझा था, उनका आशीर्वाद ही उनकी असली ढाल था। गांव में शांताराम जी अब अकेले नहीं थे। प्रीति ने अपने पति समीर से साफ कह दिया, अब तक मैं आपकी हर बात मानती रही, लेकिन अब मेरे पिता को मेरी ज़रूरत है। या तो आप मेरे साथ यहाँ रहिए या मुझे यहीं रहने दीजिए। समीर, जो अब तक कठोर बना हुआ था, जब गांव आया और शांताराम जी का बड़प्पन देखा तो उसका हृदय भी पिघल गया। उसने शहर का काम समेटकर गांव में ही खेती को आधुनिक तरीके से करने का फैसला किया। शांताराम जी अब रोज शाम को अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठते और कहते, कैलाशवती, ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी था, तभी तो आज हमारा घर फिर से घर बना है, धर्मशाला नहीं। शांताराम जी के जीवन में अब शांति थी, लेकिन उन बेटों और बहुओं का अंत अभी बाकी था, जिन्होंने रिश्तों को व्यापार समझ लिया था। समय का पहिया घूमा और जैसा शांताराम जी ने कहा था, कर्मों का फल पत्थर बनकर उन पर ही गिरा। शहर पहुंचते ही आलोक और अशोक के घर में महाभारत छिड़ गई। जिस प्राइवेट नौकरी का बहाना बनाकर वे पिता को छोड़ आए थे, कंपनी में हुए बड़े घाटे की वजह से दोनों की छटनी हो गई। कामिनी और रेखा, जो अब तक जेवरों के सपने देख रही थी, अब पाई पाई के लिए मोहताज होने लगी। एक दिन कामिनी ने गुस्से में कहा, आलोक, उस बुढ़े ने वसीयत बदल दी तो क्या हुआ? घर में जो पुराना संदूक रखा है उसमें पक्का कुछ कीमती होगा। चलो एक आखिरी बार गांव चलते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। चारों फिर से दबे पांव गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि शांताराम जी और प्रीति खेत पर गए हुए थे। उन्होंने घर के पीछे का दरवाज़ा खोला और उस पुराने संदूक तक पहुंच गए, जिस पर बड़ा सा ताला लटका था। आलोक ने पत्थर से ताला तोड़ा। चारों की आंखें चमक रही थी। जैसे ही संदूक खुला, उसमें गहने या पैसे नहीं, बल्कि पत्थरों से भरी थैलियाँ और सबसे ऊपर एक कागज़ रखा था। उस पर शांताराम जी की लिखावट में लिखा था, बेटो, मुझे पता था तुम एक न एक दिन चोरी छिपे इस संदूक तक जरूर पहुँचोगे। ईंट का जवाब पत्थर देने की मेरी आदत पुरानी है। इन पत्थरों को संभाल कर रखना, क्योंकि जिस लालच का बोझ तुम ढो रहे हो, ये पत्थर उससे हल्के ही हैं। अगली बार आना तो चाय पी कर जाना, चोरी करके नहीं। तभी बाहर से सरपंच जी और गांव के कुछ लोग आए। रंगे हाथों पकड़े जाने पर आलोक और अशोक की जो थू-थू हुई, उनसे उनकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। सरपंच ने उन्हें गांव से बाहर निकालते हुए कहा, आज के बाद इस जमीन पर कदम मत रखना।
जो अपने बाप के खून के प्यासे थे, उन्हें यह मिट्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। गांव में अब खुशहाली थी। शांताराम जी ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गांव के युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने के लिए दे दिया। प्रीति और समीर ने मिलकर वहां एक छोटी सी डेयरी खोली। एक शाम बरामदे में बैठे हुए शांताराम जी ने प्रीति से कहा, बेटा, उस दिन अगर मैंने पत्थर जैसा कड़ा फैसला ना लिया होता तो आज तुम सब यहाँ ना होते और मैं किसी कोने में दम तोड़ चुका होता। कभी कभी अपनों को सही रास्ता दिखाने के लिए हाथ में पत्थर उठाना पड़ता है, चोट पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि आईना दिखाने के लिए। शांताराम जी अब 80 साल के हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह चमक थी जो सिर्फ एक विजेता के पास होती है। उन्होंने न केवल अपनी संपत्ति बचाई बल्कि अपनी बेटी का भविष्य और अपना स्वाभिमान भी वापस पा लिया। 3 साल बीत गए। शांताराम जी का कौशल विकास केंद्र अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। गांव में अब पक्की सड़कें थी और शांताराम जी को लोग गांव का गौरव कहने लगे थे। उधर शहर में आलोक और अशोक की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। कामिनी और रेखा, जो कभी ऐशो आराम की आदी थी, अब छोटे मोटे काम करने पर मजबूर थी। एक रात भूख और कंगाली से तंग आकर अशोक ने कहा, भैया, हम बहुत गलत थे। हमने उस दौलत के पीछे भागते हुए इस इंसान को खो दिया जो खुद एक खजाना था। चलिए चलकर माफ़ी मांगते हैं। आलोक ने कड़वाहट से कहा, अब कौन मुंह लेकर जाओगे? उन्होंने तो हमें वसीयत से ही निकाल दिया, लेकिन भूख और अकेलेपन ने उनके घमंड को तोड़ दिया था। सर्दियों की एक सुबह फटे पुराने कपड़ों में 2 शख्स शांताराम जी के दरवाजे पर आकर गिर पड़े। वे आलोक और अशोक थे। उनकी बहुएं शर्म के मारे पीछे छिपी खड़ी थी। शांताराम जी धूप सेंक रहे थे। प्रीति ने जैसे ही भैयों को देखा, उसका दिल पसीज गया। वह अंदर से पानी लेकर दौड़ी, लेकिन शांताराम जी अपनी कुर्सी पर अड़े बैठे रहे। आलोक रोते हुए उनके पैरों में गिर गया। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम संपत्ति नहीं, बस 2 वक्त की रोटी और आपका साया चाहते हैं। शहर ने हमें बहुत मारा है। शांताराम जी ने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, आलोक, अशोक, उस दिन जब तुमने मुझे गले की हड्डी कहा था तब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन जब तुमने प्रीति का हक छीनना चाहा और मेरी बीमारी का तमाशा बनाया तब तुमने अपना पिता खो दिया था। उन्होंने आगे कहा, रोटी तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। घर के पीछे वाले हिस्से में रहो और कौशल विकास केंद्र में मजदूरों की तरह काम करो। पसीना बहाओगे तो रोटी का असली स्वाद समझ आएगा। और हाँ, अब तुम मेरे बेटे नहीं, इस केंद्र के कर्मचारी बनकर रहोगे। अगर काम अच्छा रहा तो शायद किसी दिन मैं तुम्हें बेटा कहकर बुला पाऊँ। बहुओं को रसोई में प्रीति की मदद करने का काम मिला। जो बहुएं कभी हुक्म चलाती थी, आज वे प्रीति के सौम्य व्यवहार के नीचे दब गई थी। शांताराम जी ने उन्हें घर में पनाह तो दी, लेकिन चाबियां और सामान अभी भी प्रीति के पास ही था। शांताराम जी ने दुनिया को दिखा दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना सिर्फ बदला लेना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को उसकी औकात और मेहनत की कीमत समझाना भी होता है। गांव की चौपाल पर आज भी लोग मिसाल देते हैं
कि बाप हो तो शांताराम जी जैसा, जिसने मरते हुए घर को फिर से जिंदा कर दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।